मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू का 12th चैप्टर वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि फिजिक्स में भी आपको हेल्प रहे। वेक्टर चैप्टर की नॉलेज आपको फिजिक्स में भी चाहिए होती है, तो इसलिए जल्दी है कि हम पहले वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करें। तो वेक्टर चैप्टर में स्टूडेंट्स जब आप पढ़ेंगे, जब आप टोटल 5 एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे तो उन 5 एक्सरसाइजेस में अप्रोक्सीमेट 30 फार्मूलाज आपके सामने आएंगे। तो वो स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छी तरह से हमेशा हैंडल कर पाएगा जो फार्मूलाज की कलेक्शंस को एक जगह इकट्ठा स्टोर करके लिखे। अगर कुछ फार्मूलाज इस चैप्टर के आपके किसी पेज पे हैं, कुछ किसी पेज पे हैं, कुछ किसी पेज पे, तो हमेशा ये चैप्टर आपका वीक रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग रहे और अगर आपका 12th चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, तभी आपको इसके बाद 13 चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे वो तभी समझ आएगा जिस स्टूडेंट का 12th स्ट्रॉन्ग होगा। 12th की नॉलेज से ही 13 चैप्टर को स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस नॉलेज को अगर आप अच्छी तरह से स्टोर करते हैं, अच्छी तरह से कहीं डाटा को रिकॉर्ड में लेते हैं, फार्मूला कॉपी अलग बना लेते हैं, तो वो 13 चैप्टर में भी बड़ा हेल्प हो जाएगा। और यही दोनों चैप्टर अप्रोक्सीमेट 14 to 16 मार्क्स के हैं फाइनल एग्जाम के लिए। 6 मार्क्स दिस चैप्टर, 5 to 6 मार्क्स एंड 9 to 10 मार्क्स नेक्स्ट चैप्टर, 13 चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर अगर आपको चाहिए कि मेरे फुल बाय फुल आए, तो आप फार्मूलाज को सीरियसली नोट करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको अवेयर होनी चाहिए। ये मैंने एग्जांपल से फार्मूलाज लिखे हैं। अगर मैं थ्योरेटिकल ढंग से फार्मूलाज लिखता तो आपको कुछ भी समझ ना आता। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब कभी हम 2 डिमेंशनल एक्सिस बनाते हैं तो ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बनाते हैं, लेकिन जब हम 3 डिमेंशनल एक्सिस बनाते हैं, +1 में एक चैप्टर भी आया था 3 डिमेंशनल, तब एक्स वाई जेड हम इस तरीके से शो करते हैं। आप एक्स यहां दिखाने के बाद वाई यहां भी दिखा सकते हैं, जेड यहां भी, आप कहीं पे भी एक्स वाई जेड दिखा सकते हैं। तो ये आपकी 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री का पैटर्न है कि इसको हमने एक्स एक्सिस बोला, जो 90 डिग्री पे, फिर दूसरा है वो वाई एक्सिस, और जो वाई और जेड भी आपस में 90 डिग्री पे है, और ये रहा जेड एक्सिस। इसको यहां पेपर पे समझना तो मुश्किल है। अगर मैं किसी कमरे के कॉर्नर पे खड़ा होकर बात करूं, आप कमरे में, अपने कमरे में बिल्कुल कॉर्नर पे देखना, तो जब आप अपने कमरे में छत के कॉर्नर को देखते हैं तो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वहां समझ आएगा। वहां पे जब आप कॉर्नर में देखेंगे तो एक रे ऐसे चलेगी, एक रे ऐसे, और एक रे डाउनवर्ड चलेगी, क्योंकि आप कमरे के टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं। तो जो डाउनवर्ड है और जो इधर है और ये इधर है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे कनेक्टेड है। तो इसी को हम एक्स वाई जेड बोलते हैं। नेक्स्ट, अब वेक्टर चैप्टर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जहां हम एक्स समझते हैं वहां हम आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे। आई कैप यूनिट वेक्टर के लिए होता है। जे कैप, जहां वाई समझते थे वहां जे कैप समझेंगे, यानी जे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के जहां जेड समझते थे, तो मैंने बताया कि आई जे के कैप्स क्या होती हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप को बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। के कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। सेकंड फार्मूला स्टार्ट करते हैं। तो एक बार दोबारा से इस फार्मूले को ब्रीफली समझ लें कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे माइंड में इमेज रखती हैं, वही इमेज वेक्टर चैप्टर में एक्स की जगह आई कैप, वाई की जगह जे कैप और जेड की जगह के कैप ले लेता है।
नॉर्मली आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थर्ड सेकंड फार्मूला पढ़ते हैं। एक मैंने वेक्टर लाइन दिखाने की कोशिश की, और ये लाइन सेगमेंट है जो P से स्टार्ट होता है और Q पे खत्म होता है। तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स लिखे हमने, क्योंकि आपको मैंने इशारा कर दिया है कि हम 3 डायमेंशंस में चलेंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक अलोंग जेड एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट भी 2 3 -1 से ही लिखने पड़ेंगे, तभी हम 3 डायमेंशनल वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। और Q के कोऑर्डिनेट्स अगर 1 2 1 है तो x एक्सिस के लिए 1, y एक्सिस के लिए 2 और z एक्सिस के लिए 1 कोऑर्डिनेट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को वेक्टर चैप्टर में इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल। और जो फाइनल पॉइंट होता है उस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट्स बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। अच्छी तरह से याद करें, जहां से हम स्टार्ट होते हैं वो इनिशियल पॉइंट, और जहां हम जाके रुक जाते हैं वो टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि P वेक्टर के P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए इस तरीके से 2 3 -1। जब हम इसको वेक्टर चैप्टर में लिखना शुरू करेंगे तो ओनली P वेक्टर नहीं डालेंगे, वो गलत होगा। जब भी किसी पॉइंट को हम इस चैप्टर में लिखना चाहेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, जब भी किसी पॉइंट को हम वेक्टर चैप्टर में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो आगे उस पॉइंट के आगे ओरिजिन का O जरूर लगाएंगे। जब जब किसी के आगे OP, OQ, OA लिखा है तो आपको यह समझ आता है कि वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी भी आप ये नहीं समझेंगे कि वो O पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और P पॉइंट पे खत्म हो रहा है। नो, O आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन है, एक हिंट है कि वो एक लाइन सेगमेंट नहीं है। OP वो एक लाइन सेगमेंट नहीं है, वो एक पॉइंट है। तो वेक्टर चैप्टर में बहुत ध्यान से समझें, जहां भी हम किसी के आगे O लगा देंगे, ओरिजिन के लिए O, तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम PQ लिखेंगे, इस वेक्टर में कहीं भी O नहीं है, तो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो कैसे गैस किया? क्योंकि ना इधर O है ना इधर O है। जब आपके पास O नहीं है तो वो एक पूरी लाइन है, P से स्टार्ट होती है, Q पे खत्म होती है। अगर हमने उसको AB से रिप्रेजेंट किया तो वो A से स्टार्ट होती है, B पे खत्म होती है, C से स्टार्ट होती है, D पे खत्म होती है। लेकिन अगर हमने OP वेक्टर लिखा तो ये आपके लिए आइडिया हो गया कि ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है सर, ये एक पॉइंट है। तो जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किसी पॉइंट को लिखते थे तो ओनली P से रिप्रेजेंट करते थे और ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट लिख दिया करते थे। लेकिन वेक्टर चैप्टर में जब हम लिखेंगे तो उस P पॉइंट को पोजीशन वेक्टर कहना शुरू करेंगे और उसको OP से डिनोट करेंगे, OP वेक्टर से। और वैल्यू कैसे बनाएंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस k कैप। आप समझ रहे होंगे मैंने कैसे बनाया, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए 1 2 1, यानी 3 डायमेंशनल पॉइंट्स दिए गए। ये x है, ये y है, ये z है। तो जब इसका पोजीशन वेक्टर लिखना शुरू करेंगे तो क्या Q को ओनली Q वेक्टर डाल सकते हैं? लिखेंगे तो गलत होगा, आपको लिखना होगा OQ, क्योंकि एक पॉइंट है। और उसके आगे सिर्फ वेक्टर नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में भी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। जिसके भी वेक्टर के आगे आप पोजीशन वर्ड लिखेंगे तो वो भी आपके लिए एक हिंट होगा कि वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हुआ वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर, जब हम वेक्टर PQ लिख रहे हैं, इसके आगे हमने पोजीशन वेक्टर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पॉइंट नहीं है, ये एक लाइन है, तो इसके आगे पोजीशन नहीं लिख सकते। तो जब कोई पॉइंट वेक्टर में लिखना शुरू करें तो एक तो मैथमेटिकली तो आपको उसके आगे O लगाना है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको उसके आगे वेक्टर ना बोल के पोजीशन वेक्टर बोलना है। इन बातों को ध्यान से समझेंगे, आपके बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स हैं, लोअर क्लासेस में आपने ये सब नहीं पढ़ा।
तो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू कैसे मैन्युफैक्चर, कैसे आप बनाएंगे 1 2 1 के नाम के वेक्टर को, कोऑर्डिनेट को जब आप वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, 1 साथ में लिखने की आदत मत रखें, ये कोफिशिएंट 1 ही माना जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ आई होगी। पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ओनली वेक्टर एक पॉइंट को नहीं, एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी जब मैथमेटिकली हम उसको लिख रहे होंगे तो ए बी लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, सी डी लिखेंगे, उसमें कहीं भी ओ नहीं दिखेगा। और जब हम ओ पी लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पोजीशन वेक्टर है, ना कि ओ से स्टार्ट होके ए पे खत्म हो रहा है, ओ से स्टार्ट होके पी पे खत्म हो रहा है, एक्सेट्रा। अब थर्ड फॉर्मूला, वेक्टर पी क्यू कैसे बनाएंगे। अब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जिस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला होता था, वेक्टर में कुछ और ढंग से बात करेंगे। वेक्टर पी क्यू कैसे बनेगा, तो वेक्टर पी क्यू जब आपको बनाना है तो टर्मिनल पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में लिखना है, माइनस इनिशियल पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में लिखना है। मतलब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट, ऐसा भी बोल सकता हूं। या फिर बिल्कुल अच्छा सा याद करें, मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, ओक्यू माइनस ओपी। ओपी माइनस ओक्यू नहीं बोल सकते आप, वो तब बोलेंगे जब हमने क्यूपी पूछा होता आपसे। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में क्यूपी वेक्टर की वैल्यू पूछूं तो आपने ओपी माइनस ओक्यू उस समय बतानी है। तो यहां पे समझते हैं। अब OQ माइनस OP की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। OP वेक्टर आपके पास ये है, हमने ये सब लिख दिया। OP वेक्टर आपके पास ये है, ये सब लिख दिया, बीच में माइनस। जैसे माइनस को खोलना शुरू किया, ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और कैलकुलेशन करने के बाद आई कैप से जुड़ेगा, जे कैप से, के कैप से। तो आई कैप माइनस आई कैप बचेगा, जे कैप से माइनस जे कैप बचेगा, और के कैप से आपका प्लस 2 के कैप बचेगा। अब हमने पी क्यू वेक्टर भी आपको निकालना सिखा दिया। अगर यहां पे मैं आपको साथ साथ नॉलेज बढ़ाने के लिए क्यूपी वेक्टर भी सिखाऊंगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे इसके आगे इंग्लिश वर्ड लिखना है, या तो वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। क्या आप बता सकते हैं कि क्यूपी के आगे पोजीशन वेक्टर लिखना चाहिए या वेक्टर? और आपको पता है वेक्टर लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका जो क्यू से स्टार्ट होती है और पी पे खत्म होती है। तो अगर हमें वेक्टर क्यूपी बनाना है तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, उनके पोजीशन वेक्टर्स लिखना है। तो अगर यहां पे ओपी माइनस ओक्यू लिखने का समय मिले तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, बैलेंस 2i कैप माइनस i कैप 3j कैप माइनस 2j कैप ओनली j कैप माइनस k माइनस 2k कैप।
ये आपने क्यूपी वेक्टर निकाला। क्यूपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर में कितना फर्क आएगा? माइनस का फर्क आएगा। चेक कर लीजिए आप, माइनस आई यहां प्लस है, माइनस जे कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप। तो ये भी आपने समझ लिया कि पी क्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यूपी वेक्टर। अगर हम उस वेक्टर को पी क्यू की जगह क्यूपी लिखने की कोशिश करेंगे वेक्टर चैप्टर में, तो माइनस का फर्क आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स में एबी और बीए में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है, लेकिन वेक्टर चैप्टर में माइनस साइन का फर्क आ रहा है, ये आप समझ गए। जनरली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। जब भी हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वेक्टर्स को या तो हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर तो आप सिंगल लेटर लिखें काफी रहेगा। स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर एक्सेट्रा। अगर आप कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं तो फिर आपको 2 लेटर्स यूज करने पड़ेंगे, पी क्यू वेक्टर, एबी वेक्टर, सीडी वेक्टर एक्सेट्रा। तो वेक्टर्स को नॉर्मली स्मॉल अल्फाबेट से या फिर कैपिटल 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इन तीनों में से कोई भी पोजीशन वेक्टर नहीं है। कैसे मुझे पता लगा कि इनको हम पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकते? क्योंकि ये पॉइंट को नहीं, एक पूरी लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट P होगा और फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट Q होगा। अगर ये पोजीशन वेक्टर होता तो OP या OQ लिखा होता यहां पर, और वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता कि वो एक पॉइंट है। और आपको ये टॉपिक बात भी समझ आ गई होगी कि PQ और QP कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर फोर्थ, स्केलर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर। कोई वेक्टर PQ आपने फाइंड आउट किया, फिर हमने उसके लिए पूछा कि आप उसके स्केलर कंपोनेंट्स पढ़ के सुनाइए। तो जब आपने PQ वेक्टर तैयार कर लिया, उसके स्केलर कंपोनेंट्स पूछने का मीनिंग बनता है कि अब इनके कोफिशिएंट्स पढ़ के आप हमें सुनाएं। तो I का कोफिशिएंट -1, इसलिए आपने -1 बोला। J के लिए, J कैप के लिए आपने -1 बोला। K कैप के लिए आपने 2। ये कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। ये छोटे छोटे सी टर्म्स आपको याद करनी है कि इस चैप्टर में स्केलर कंपोनेंट्स कहां से मिलते हैं। वेक्टर कंपोनेंट्स पूछ ले अगर किसी वेक्टर का, तो किस तरीके से, ये इन्हीं के कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छे ढंग से इसको 2-3 बार मेरी वीडियो को सुने स्टार्टिंग में इस टॉपिक को, और स्टोर भी इकट्ठा कहीं पे करें सभी फॉर्मूलास को। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर। अगर एक PQ वेक्टर है और उसके वेक्टर कंपोनेंट्स हम आपसे पूछ लेंगे, तो आपने आज सिर्फ -1 ना बता करके -I, -J, 2k ये बता दें। तो कंपोनेंट्स भी मुझे लगता है आपको समझ आ गया, कॉमा से लिखा जाता है, लेकिन ब्रैकेट नहीं डालेंगे, कोऑर्डिनेट पैटर्न नहीं बनाएंगे। जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो लास्ट में ब्रैकेट में भी पैक कर देते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स बताते हुए आप उनके साथ ब्रैकेट नहीं डालेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये आपने सभी रिजल्ट 1 से पढ़े। फिर फिफ्थ फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे। हमने आपसे पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। इस मैग्नीट्यूड के 3 तरह से मैं बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ PQ भी बोल सकता हूं और मॉडुलस ऑफ PQ भी बोल सकता हूं। इंग्लिश में मैग्नीट्यूड ऑफ PQ को हम 3 ढंग से बोल सकते हैं, find the magnitude of PQ, find the length of PQ, find the modulus of PQ। और इसकी प्रेजेंटेशन मैथमेटिकली भी 2 ढंग से कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, कभी कहीं मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, दोनों का एक ही मीनिंग है। कहीं मैं आपसे मॉडुलस वर्ड बोल दूं, लेंथ बोल दूं, मैग्नीट्यूड बोल दूं, मेरे लिए एक ही बात है। तो आपको ये तीनों वर्ड्स समझ लेने हैं, मैग्नीट्यूड, लेंथ, मॉडुलस सेम
एंड पी क्यू वेक्टर फिर मॉडुलस ब्रैकेट में डाल दीजिए, या फिर पी क्यू वेक्टर भी मत डालिए और मॉडुलस भी मत डालिए, तब भी वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू फेमस वैसे ये है, पर आप ये भी समझेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, ये सिंबल मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन, और फिर मॉडुलस या मैग्नीट्यूड या लेंथ जब कभी किसी वेक्टर की निकालनी है तो आपके पास पहले पी क्यू वेक्टर तैयार होना चाहिए, फिर उसके कोफिशिएंट पढ़ना शुरू करेंगे। i का कोफिशिएंट -1 है, j का कोफिशिएंट -1 है, k का कोफिशिएंट 2 है, उनको पढ़ के उनके स्क्वायर्स करके उनको ऐड करेंगे और रूट कर देंगे, वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैंने लिखा है ये फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ i पढ़िए उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस कोफिशिएंट ऑफ j पढ़िए और उसका स्क्वायर। मैं ओनली j बोल जाता हूं, j कैप है, कोफिशिएंट ऑफ k कैप और होल स्क्वायर होल रूट। तो रिजल्ट 1 से आपने ये सब कुछ पढ़ा और इस तरीके से मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड, लेंथ या मॉडुलस का जो भी रिजल्ट आए उसके पीछे यूनिट्स भी लिखा है, ओनली यूनिट्स, क्योंकि लेंथ किसी भी लाइन की लेंथ निकालते हैं आप, चाहे 10th में भी निकालते थे तो ओनली 10 में लिखा करते थे 10 यूनिट्स, तो आपको यहां पे भी यूनिट्स वर्ड लिखना है। ये आपका दूसरा रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, यूनिट वेक्टर। हमारे इस चैप्टर में यूनिट वेक्टर दो ढंग से कैलकुलेट किए जाएंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर पी क्यू, इन द डायरेक्शन ऑफ लैंग्वेज के साथ बोले या पैरेलल टू लगा के बोले तब एक ही मीनिंग है। कभी हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एपी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, कुछ भी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर एबी, पैरेलल टू द वेक्टर पीक्यू। एक टॉपिक हमारे सिलेबस में है इसी चैप्टर में, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। जब परपेंडिकुलर आएगा तब एक वेक्टर नहीं आएगा, मिनिमम 2 वेक्टर्स आएंगे परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.6 में और ये टॉपिक पढ़ेंगे हम 12.3 में। तो 12.3 में जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ये तो हम अभी आज ही क्लियर कर लेते हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टडी लेटर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर पढ़ते ही आप ये मत समझें, हो सकता है आपसे यूनिट वेक्टर ये वाला फार्मूला पूछा गया हो, तो आपको समझना है कि इन द डायरेक्शन या पैरेलल लगा के बोला गया है या परपेंडिकुलर लगा के बोला गया है। जब परपेंडिकुलर लगा के गया है तब आपको जो मैं 12.6 के अकॉर्डिंग फार्मूला बताऊंगा वो यूज करेंगे आप। फिलहाल आप इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल वाले में ये फार्मूला यूज करेंगे जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। यूनिट वेक्टर का सिंबल भी आपने देख लिया कि जब किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना दिया जाए, एक पोजीशन वेक्टर होता है, एक ओनली वेक्टर होता है और एक अब नई चीज आई आपके पास यूनिट वेक्टर। इसके लिए सिंबल है कैप, जो आप आई जे के ऊपर डाला करते हैं कैप, वही आपने पी क्यू कैप लिखा। तो ये कैप के कैलकुलेशन करने का मेथड है, किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने का फार्मूला, ऊपर उसका वेक्टर, नीचे उसी वेक्टर की लेंथ। अब मैंने लेंथ बोल दिया, चाहे मैं लेंथ बोल दूं, चाहे मैं मॉडुलस बोल दूं और चाहे मैं मैग्नीट्यूड, आपको बात समझ आनी चाहिए। ऊपर वेक्टर, नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने बोला नीचे डिनोमिनेटर में उसी वेक्टर की लेंथ, मैंने बोला डिनोमिनेटर में उसी वेक्टर का मॉडुलस, तो आपको सब समझ आना चाहिए। मैं कैसे भी बोल सकता हूं, आप समझें। मैग्नीट्यूड, लेंथ, मॉडुलस एक ही बात है। तो अगर आपने यूनिट वेक्टर का फार्मूला याद कर लिया कि किसी भी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ या पैरेलल ऑफ फार्मूला बनाने का फार्मूला है कि ऊपर वही वेक्टर लिख दिया जाएगा और नीचे उसी वेक्टर की लेंथ, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड लिख दिया जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर आप बना चुके हैं, इसलिए मैंने अब दोबारा तो कैलकुलेट नहीं किया, रिजल्ट 1 से ले लिया। और पी क्यू वेक्टर की लेंथ भी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, वो मैंने यहां से ले लिया। आपको फिर भी याद होना चाहिए कि पी क्यू वेक्टर बनता कैसे है, ओ क्यू माइनस ओपी से, और लेंथ कैसे बनती है। जब आप पी क्यू वेक्टर तैयार कर लेते हैं,
सभी आई जे के कोफिशिएंट्स को पढ़ के उनके स्क्वायर्स करके ऐड करके रूट करने से लेंथ बनती है। और फिर लास्ट में आप ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे, नॉर्मली इस तरीके की हैबिट रखेंगे, ये आई के साथ अलग, जे के साथ अलग, के साथ अलग जरूर लिखेंगे। ये अच्छी हैबिट होगी अगर आप ऐसे लिखेंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके की हैबिट मेंटेन करें इस चैप्टर में। तो 1/√6 माइनस 1/√6 आई कैप माइनस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप, ये आपके पी क्यू वेक्टर यूनिट वेक्टर का जवाब आया। फिर यहां पे मैंने कुछ नोट बताने की कोशिश की है कि यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, कि खाली वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तीनों में फर्क समझाने की कोशिश की जा रही है। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, अगर हम किसी भी वेक्टर को कह देते हैं कि आज ये ऑर्डिनरी वेक्टर नहीं है, आज ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, बल्कि आज ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि अगर हम उस वेक्टर की, जिसको हमने यूनिट वेक्टर बोला है, अगर हम दोबारा से उसकी लेंथ निकाल के देखें तो वो 1 आएगी। अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। अगर ये जो वेक्टर मैंने तैयार कर लिया है, अगर आप इसकी लेंथ निकाल के दोबारा से देखें तो 1 आएगी डेफिनेटली। तो एक बार दोबारा से आपको समराइज कर दें कि पोजीशन वेक्टर वो होता है स्टूडेंट्स जो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वो एक पॉइंट है आपके माइंड में, और वेक्टर वो है जो जिसमें इनिशियल से शुरू होकर फाइनल पे अपनी जर्नी खत्म करता है, और यूनिट वेक्टर वो है जो इनिशियल से फाइनल पे जाके अपनी जर्नी भी खत्म करता है, और उसके बाद उसकी लेंथ 1 के बराबर ही होती है, ना कम ना ज्यादा। जैसे PQ वेक्टर की लेंथ निकाली √6 है, क्या ये 1 आई? नहीं आई। तो इसलिए क्या हम PQ वेक्टर को यूनिट वेक्टर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन जो वेक्टर ये है PQ वेक्टर का, अगर इसकी लेंथ निकाली जाए तो पक्का ये 1 आएगी, इसलिए तो इसको यूनिट वेक्टर कहा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर A is a unit vector, then it means उसकी लेंथ 1 की बराबर, वेक्टर A की लेंथ इक्वल टू 1। तो जिस भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोल देंगे इस चैप्टर में, तो इस यूनिट वेक्टर वर्ड से आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप उस वेक्टर की लेंथ को 1 के बराबर लिखेंगे। और आपको समझ आ रहा होगा। एक बार में अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप 2-3 बार ये फार्मूला वाला मेरा पोर्शन 2-3 बार सुने। जब फर्स्ट टाइम मैं भी पढ़ता था +2 में, मुझे भी ये टर्म्स याद नहीं रहती थी। जितनी बार आप बार-बार सुनेंगे तब आपको ये टर्म्स याद होंगी कि स्केलर कंपोनेंट्स लिखते हुए क्या ध्यान रखना है, वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखना है, मैग्नीट्यूड के और अल्टरनेटिव वर्ड्स क्या हो सकते हैं, यूनिट वेक्टर सिर्फ पेपर में आएगा या इन द डायरेक्शन ऑफ या परपेंडिकुलर लिखा आएगा साथ में, ओनली यूनिट वेक्टर कभी नहीं लिखा आएगा, आपको ये नहीं लिखा आएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर, नो। इससे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मुझे इन द डायरेक्शन ऑफ वाला निकालना है या परपेंडिकुलर वाला निकालना है। तो आपको साथ में मेंशन होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, इस तरीके से मेंशन होगा। कभी भी आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरा नोट पढ़ते हैं, इन अदर वर्ड्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए। यहां पे भी मैंने बोला यूनिट वेक्टर, यहां बस PQ वेक्टर की जगह मैं A वेक्टर लिख के समझाना चाह रहा हूं। तो उसका सिंबल हुआ A कैप, और A कैप की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसी वेक्टर का A कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर वेक्टर नीचे उसी वेक्टर की लेंथ, इस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टोटल 6 फार्मूलाज हैं। बार-बार कह रहा हूं, कल जब मैं आपसे दोबारा नई वीडियो पे मिलूं तो आपको ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अभी भी मेरा एक फार्मूला बचा है 7th फार्मूला, वो मैं नेक्स्ट शीट पे आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट 7th फार्मूला स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट 7th फार्मूला। इसको सीखने के लिए पिछली स्लाइड से मैं कुछ इंफॉर्मेशन दोबारा से लिख रहा हूं। PQ वेक्टर वहां हमने कैलकुलेट किया था वो ये था, और इसको रिजल्ट 1 से मार्क किया हुआ था वहां पर। और यहाँ पे PQ वेक्टर की लेंथ, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस की वैल्यू भी हम जब हमने निकाली थी तो √6 यूनिट्स आई थी, इसको हमने रिजल्ट 2 से मार्क किया था। और एक हमने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ भी निकाला था,
और उसका सिंबल ये रहा और उसकी कैलकुलेशन करके ये आया था, इस रिजल्ट को वहां मार्क नहीं किया स्टूडेंट्स, वहां मार्क कर लेना रिजल्ट थर्ड। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बेसिस पे एक चीज और सीख रहे हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिवीजन लूंगा। अगर मैं इस वेक्टर पे खड़े होकर आपसे पूछूं कि स्केलर कंपोनेंट्स बताइए, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो मुझे लगता है आपको अभी भी याद होगा -1, -1, -2। अगर मैं और इक्वल टू डालना है और कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं डालनी, कॉमास डालने हैं बस जस्ट बीच में। अगर मैं पूछूं वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू, तब आपने बोलना है -i, -j, -2k, बिना किसी ब्रैकेट के इक्वल टू के सामने लिखना है। अब यही चीज हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहे हैं आपसे। डायरेक्शन रेशियोज लिखने का ढंग देख लें तो आप डायरेक्शन रेशियोज जब भी लिखें कोशिश करें स्मॉल लेटर से लिखें, डायरेक्शन और आर दोनों अपोस्ट्रोफी एस के साथ ही लिखें। डायरेक्शन रेशियो और एक डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखने का दिल कर रहा है तो आप डी आर अपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं एग्जाम में। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए डी सी अपोस्ट्रोफी एस भी लिख सकते हैं। कैपिटल डी नहीं लिखेंगे यहां पर, बिल्कुल बुरा लगेगा अगर आप ऐसा लिखेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर पी क्यू, अगर पी क्यू वेक्टर दिखाकर मैं पूछूं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज बताइए, तो जो आपने स्केलर कंपोनेंट्स उठाए थे वही लिखे, -1, और 2। बस इसको एक स्पेशल टाइप की ब्रैकेट में पैक कर दिया, तब ये डायरेक्शन रेशियोज बन गया। अगर ये बिना डायरेक्शन रेशियोज के ये इंफॉर्मेशन लिखी जाती तो ये क्या रहा था, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू। लेकिन जब हमने इसको एरो ब्रैकेट में लिखा, ये फर्स्ट टाइम आप ब्रैकेट डालते हैं, 10+2 से पहले आपने ये ब्रैकेट कभी नहीं डाली, इसको हम एरो ब्रैकेट बोलते हैं। और ये एरो ब्रैकेट सिर्फ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस लिखने के लिए मेंशन है, और किसी भी चीज को लिखने हम एरो ब्रैकेट से नहीं लिख सकते। डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस जब भी हमें लिखनी है तो एरो ब्रैकेट्स में ही लिखनी है। बुक्स में भी कई बार कहीं पे ये इंफॉर्मेशन अधूरी है, लेकिन आप यही नॉलेज यूज करेंगे। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, एरो ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ये सिर्फ डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये स्पेशल टाइप की ब्रैकेट आज आपको बताएगी +2 में फर्स्ट टाइम। तो ये डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको बतानी है तो -1 और 2 स्केलर कंपोनेंट्स भी लिख के बस उसको एरो ब्रैकेट में टैग कर दे तो वो बन जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस अगर कभी बतानी हो तो आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा पहले उस वेक्टर का, जो हमने पहले ही बनाया हुआ था, और फिर वहां से जो वैल्यूज पढ़ेंगे और उसको एरो ब्रैकेट में लिखेंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस -1/√6, -1/√6, और 2/√6। सिंपल, छोड़ना नहीं है, एरो ब्रैकेट में भी पैक करना है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर आर जनरली डिनोटेड बाय ABC। डायरेक्शन रेशियोज हमेशा याद रखें कि डायरेक्शन रेशियोज के लिए जो अल्फाबेट फिक्स कर दिया गया है वो ABC है, स्मॉल ABC। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन की A पूछ लूं तो आपको -1 बताना, B पूछूं तो -1 और C पूछ लूं तो 2। इसका मीनिंग ये हुआ आपके लिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल ln। ln लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन का आपसे n पूछ लूं तो आपको n ये बताना चाहिए, m ये और l ये, l m n। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर आर डिनोटेड बाय ln और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। जब कभी किसी क्वेश्चन में एंगल का कोई फंडा डाल दिया गया हो तब आपने ये यूज करना है, अदरवाइज इसको तो अवॉइड ही करेंगे। ये एक या 2 क्वेश्चंस ही हैं पूरे चैप्टर में, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा भी बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, या ln भी बोल सकते हैं। ये बहुत फेमस है, ये तो रेयरली यूज होगा किसी 1-2 क्वेश्चंस में। और डायरेक्शन रेशियोज के लिए जो अल्फाबेट यूज किया गया वो ABC है, और दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो ब्रैकेट तो डाली जाती है। ब्रैकेट यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस जब भी कभी प्रेजेंट करनी हो तो एरो ब्रैकेट से की जाती है, ये आपको बताया। फिर एक ये बताया कि अगर एरो ब्रैकेट में कुछ लिखा है और मैं बाहर नहीं लिख के बता रहा हूं आपको कि ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइंस, सपोज मैं यहां छुपो लेता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है,
जब आप एरो ब्रैकेट में देखते हैं तो आपको ये तो गैस हो जाता है कि या तो ये डायरेक्शन रेशियोज होंगी या ये डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन अगर आपको यहाँ से पढ़ने को नहीं मिल रहा डायरेक्शन रेशियोज है या डायरेक्शन कोसाइंस, तो आप कैसे चेक करेंगे पेपर में कि ये डायरेक्शन रेशियोज लिखी हुई है और ये डायरेक्शन कोसाइंस, ये किस तरीके से चेक कर सकते हैं? इसका भी एक आइडिया है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स करके ऐड करें तो वो 1 नहीं बनता, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स करके ऐड करें तो वो 1 बनता है। तो आप ये बात यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि अगर इनके स्क्वायर्स करके ऐड करेंगे तो वो 1 बनेगा, इनके स्क्वायर्स करके ऐड करेंगे तो वो 1 नहीं बनेगा। अगर किसी एरो ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और बाहर मैंने नहीं लिखा कि ये डायरेक्शन रेशियोज है या डायरेक्शन कोसाइन, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप लिखना भूल गए, आप अपने आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि इसको मुझे डायरेक्शन रेशियोज बोलना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि एरो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो एरो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को अब आप एबीसी पढ़ेंगे या एलिमेंट, वो कैसे डिसाइड होगा? आप पहले उन इंफॉर्मेशंस का स्क्वायर करके ऐड करके देखिए, अगर वो 1 नहीं बन रहा, जैसे इस क्वेश्चन में अगर करके देखेंगे तो 1 नहीं बनेगा, √6 बनेगा। तो इसलिए ये 1 नहीं बन रहा, तो इसलिए ये डायरेक्शन रेशियोज है। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करके देखें तो वो 1 बन रहा है, इसलिए इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है चेक करने का कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन में आप इसमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन रेशियोज ही हैं और ये लिखी हुई चीज हमेशा डायरेक्शन कोसाइंस ही है। एरो ब्रैकेट में तो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, लेकिन गेस कैसे करेंगे कि ये डायरेक्शन रेशियोज है या डायरेक्शन कोसाइन? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो 7 फार्मूलाज हो गए बेटा। असाइनमेंट 26 स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट में मैंने मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस दिए आपको। जो बेसिक्स फार्मूलाज मैंने आपको आज आपको बताए, उसी के बेस पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनाए हैं 7 और उनके ऑप्शंस भी लिखे हैं। कोशिश करें आप पहले ऑप्शंस ना देखें, अपने आप आंसर निकाल दें, फिर आप आंसर टैली करें, आपको ज्यादा खुशी होगी कि मुझे फार्मूले क्या हो गए। थैंक यू।